नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। आशा करते हैं कि आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पॉलिटी स्टार्ट किया था, उन्हीं क्लास को आज कंटिन्यू आगे करते हैं और आज की क्लास में हम जानेंगे राज्यों का पुनर्गठन के बारे में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 3 में है और भाग 1 में है। अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, ये सभी बातें हमने पिछली क्लासें में बता दिया हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे राज्यों का पुनर्गठन। आखिरकार राज्य कैसे बनते हैं, एक राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य कैसे बनाया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, उन सभी तमाम जानकारी को हम अच्छे ढंग से जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्यों का पुनर्गठन यानी नए राज्यों का निर्माण के बारे में जो चर्चा है वो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में इसकी चर्चा है कि भारत के अंदर कोई राज्य को, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सभी को पुनर्गठित करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका एक लंबा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हीं प्रोसेस को हम लोग आज अच्छे ढंग से जानेंगे और समझेंगे। अगर मानिए किसी राज्य का निर्माण करना हो तो सर्वप्रथम इस विधेयक को गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा और गृह मंत्रालय के द्वारा बनाए जाने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजता है और उस विधानमंडल को सामान्यतः 30 दिनों का समय दिया जाता है उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए। यानी जो विधेयक राज्य का पुनर्गठित करने हेतु बनाया गया है, उस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः 30 दिनों का समय दिया जाता है। इस 30 दिन के भीतर उसे या तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा या तो अस्वीकार। चाहे वह स्वीकार करे या अस्वीकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 30 दिन के बाद इसे स्वीकृति ही समझा जाता है, यानी ऐसा समझ लिया जाता है कि विधानमंडल इस विधेयक को स्वीकार कर लिए हैं, चाहे वह स्वीकार करे या ना करे। और इसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास पुनः आता है और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमति देती है और राष्ट्रपति इसके बाद इस विधेयक को संसद के दोनों सदन पर रखते हैं। उसके बाद संसद के दोनों सदन बोलूं तो एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वैसे सदस्य बैठते हैं जिसको हम लोग निर्वाचित यानी हम लोग चुनकर भेजते हैं। जैसे कि अगर हम आज अपना ही जिला की बात करूं तो यहाँ की जो सांसद होगा उनका चुनाव हम लोग करेंगे। जो 2024 में चुनाव आने वाला है, इसमें हम लोग उसका चुनाव करेंगे और हम लोग चुनाव करके जिसे चुनेंगे वही जाके उस सदन में जाकर बैठते हैं। लेकिन जो राज्यसभा होता है उसका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, वो उस राज्य के जो विधायक सब होते हैं वही लोग उनका चुनाव करके वहां तक भेजते हैं। उसका एक अगला अपना कहानी है, लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो सामान्यतः जो नॉलेज होना चाहिए उतना हम जान गए हैं। और उसके बाद जैसे ही संसद के दोनों सदन पहुंचता है तो संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से पारित करते हैं, यानी पास कर देते हैं। उसके बाद पुनः यह जो विधेयक है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर अपना स्वीकृति देते हैं और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है। तो आप बोलेंगे, क्या आज से पहले या आज के बाद ऐसा हुआ है या होगा? बोले तो आपको जानना चाहिए कि आज से पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि राज्यों का पुनर्गठित करके नए राज्यों का निर्माण हो चुका है। जैसे आप 2000 ईस्वी में ही देख लीजिए, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य बिहार से निकला हुआ था, वही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला हुआ है और जो आपका उत्तराखंड है यूपी से निकला हुआ है। और हाल फिलहाल में 2014 में, यानी मोदी के कार्यकाल के आने के बाद, मोदी जी लगभग 25 मई को अपना शपथ ग्रहण लिए थे 2014 में, और 2 जून को नया राज्य तेलंगाना का निर्माण हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश से निकला हुआ एक राज्य है। और इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है राज्यों का पुनर्गठित करके नए राज्य का निर्माण हुआ है।
आज हम आपको बताएंगे कि शुरू से लेकर आज तक राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, किस तरह करके राज्यों का निर्माण हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो जीएसटी का पूरा विरोध करते थे, यानी जीएसटी का वो बहुत विरोध करते थे। लेकिन जैसे ही वह 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ दिन के बाद वह जीएसटी लागू कर दिए। उसी तरह आज़ादी से पूर्व कांग्रेस यह चाहते थे कि जो राज्य का पुनर्गठन हो वह भाषाई आधार पर हो, यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस इसके विरोध में हो गए और बोलने लगे राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और इसका विरोध पूरा लोग वहाँ के करने लगे, पूरा जन आंदोलन होने लगा। इसको देखते हुए सरकार ने आयोग का गठन करना शुरू कर दिया। पहला आयोग गठन हुआ वह था धर आयोग, जिसकी अध्यक्षता एसके धर ने किए थे। और यह आयोग अपना पहला रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिए और बोले कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और इसके बाद एक साल के बाद फिर एक आयोग का गठन हुआ, उसका नाम था जेवीपी आयोग। और इसमें 3 सदस्य थे। पहला थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल और तीसरा पट्टाभी सीतारामैया। यह आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश किया। और यह आयोग भी सेम जिस तरह धर आयोग ने बोले थे कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, वही चीज़ को सेम कॉपी किए जेवीपी आयोग। और क्रमशः जेवीपी आयोग ने भी बोले कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इसको लेकर एक कांग्रेस नेता थे जिसका नाम है पोटली श्रीरामुलु, वह आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका कहना था कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का गठन होना चाहिए, जिसको सरकार मानने से मना कर रही थी, नहीं मान रही थी। और परिणाम यह हुआ 1952 ईस्वी में पोटली श्रीरामुलु का निधन हो गया। और इसके बाद जन में आक्रोश का भाव फैल गया। और इसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत निर्णय लिया और 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया। और जैसे ही 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, वैसे ही इसकी मांग होने लगी और भारत के हर एक क्षेत्र से इसकी मांग उठने लगी, इस क्षेत्र को भाषाई आधार पर बनाना चाहिए। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग की गठन किया जिसका नाम है फजल अली आयोग, जिसमें जिसका काम था कि राज्यों गठन भाषाई आधार पर हो या नहीं हो। और फजल अली आयोग ने, जिसमें 3 सदस्य थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में पेश किया और इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। विचार कीजिए, अगर ऐसा होता तो राज्यों को बनाने में थोड़ा अधिक समय लगता और यह कहीं न कहीं असंभव था। राज्यों गठन अगर एक भाषा एक राज्य होती तो कहीं न कहीं असंभव था और यह नहीं हो पाता। और यह आयोग ने ऐसा कहा कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं होगा। और इसी के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में 14 प्रांत बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 प्रांत जो थे उसमें से पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा मुंबई और 5वां था केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार, ओडिशा, बंगाल और असम। ये 14 राज्य थे जिसका निर्माण 1956 में ही हो गया था, यानी इस राज्यों का गठन 1956 में ही हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो अन्य राज्य आप देख रहे हैं, इसका गठन धीरे धीरे राज्यों का पुनर्गठन करके बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात का गठन 1960 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद नागालैंड का 1963 ईस्वी में, और उसके बाद हरियाणा, जिसको पंजाब से निकाला गया है, और यह 1966 ईस्वी में इस राज्य का निर्माण हुआ है। उसी तरह 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ है और 1971 के बाद 1972 में 3 राज्य का निर्माण हुआ है। वो था मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यानी 1972 ईस्वी में 3 राज्य,
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और उसके बाद 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य का गठन हुआ। सिक्किम राज्य जो था एक समय यह एक स्वतंत्र देश था, लेकिन इसको भारत में शामिल किया गया है, वह शामिल किया गया था 1975 ईस्वी में। उसके बाद 1987 ईस्वी में फिर 3 राज्य का गठन हुआ। पहला था अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, इन 3 राज्य का गठन हुआ। उसके बाद फिर 2000 ईस्वी में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई, जो झारखंड बिहार से निकला हुआ है। कब निकला है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद जो अंतिम राज्य है जिसका निर्माण 2014 ईस्वी में हुआ था 2 जून को, वो था तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से निकला हुआ राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। शुरुआत में हमारे पास जो राज्य था वो मात्र 14 ही था, और 14 राज्य से ही आज जो आप 28 राज्य को देख रहे हैं, ये 28 राज्य उन 14 राज्य से ही टूटकर निकली हुई है, जो कि एक प्रक्रिया से गुजरकर निकली बनी हुई है। तो आपको आज की ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है, चाहे यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, आने वाले बीपीएससी टीचर हो, वो सभी छात्र इसको देखें, उसके लिए ये लाभदायक है। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।